नमस्कार दोस्तों, मैं जीतेंद्र द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विथ जीते चैनल में स्वागत है। आज हमें नव पाषाण काल का अध्ययन करना है। इसके पहले हम पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल को देख चुके हैं और अभी आज हमें ये देखना है कि मानव का विकास अब कहाँ तक हो गया है। यानी अब इस काल में मानव कृषि का कार्य करने लगा है। पहले आपने देखा पुरापाषाण काल में क्या हो रहा था। मानव सुबह से उठ रहा था, शिकार कर रहा था और यावरी जीवन जी रहा था। यानी यहाँ का शिकार खत्म हुआ, आगे बढ़ गया, यही उसका काम था, यही उसकी दैनिक जीवन थे। बड़े बड़े जानवरों का शिकार बड़े बड़े पत्थरों से कर रहा था। मध्य पाषाण काल की तरफ जब हम आते हैं तो देखते हैं कि पशुपालन का विकास हो रहा है। पहला पशु उसने कुत्ता पाला है। और अब जब हम नवपाषाण काल की तरफ आ रहे हैं तो अब यहाँ मानव कृषि कार्य करने लगा है। यानी हमें कृषि के साक्ष्य मिलने लगे हैं। वैश्विक स्तर पर हमें 9000 बीसी के आसपास कृषि के प्रमाण मिलते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में हमें 7000 बीसी के आसपास प्रमाण मिलते हैं। ये पुराने खोजों के अनुसार। आज हम ये भी बताएंगे कि जब हिस्ट्री में निरंतर खोज चलती है तो ये डेटा भी चेंज होते हैं, इसलिए पूरा वीडियो आप देखेंगे। जैसे हमने पुरानी क्लासेस ली है, कुछ चीज़ हमारी छूट रही है तो हम अगले वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं। तो वीडियो पूरा देखेंगे तभी आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो चलिए आते हैं, हम देखते हैं नवपाषाण काल को। नवपाषाण काल का जो समय है वो हम आपको पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, यहाँ भी आपको बताते हैं। नवपाषाण काल की जो शुरुआत हो रही है वो आपकी लगभग 7000 बीसी से 3000 बीसी के मध्य हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ हम कृषि की बात करेंगे। अब मानव कृषि करेगा तो उसका जीवन में क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अब मानव स्थायी होगा, क्योंकि कृषि के लिए उसको एक सेशन तक तो रुकना ही होगा। रुकेगा तो वो कुछ ना कुछ रहने के लिए कुछ ना कुछ घर बनाएगा। पहले रहने के लिए वो क्या कर रहा था, पहले वो खोयों में रह रहा था, यानी चट्टानों में, नदी के आसपास की खोयों में रह रहा था। अब कहाँ रहेगा वो, अब वो झोपड़ी नुमा आकृति बना के, या झोपड़ी, या जैसे गाँव में आपने पुराने देखा होगा कच्चे मकान, इस टाइप की वो संरचना यहाँ करने लगा है। तो यहाँ हमें मानव की बस्तियों के भी प्रमाण मिलेंगे। यहाँ मानव कुंभकारी का ज्ञान हो गया है, यानी वो पहिए का आविष्कार कर रहा है। यहाँ मानव बहुत सारे उपकरण बना रहा है, यानी मृतभांड बना रहा है, हड्डियों से बना रहा है। तो यहाँ काफ़ी, अब यानी यहाँ पशुपालन का भी विकास आपको देखने मिलेगा। यानी कैसा, अब संभवतः मानव यहाँ पशुपालन का उपयोग कृषि कार्यों में भी करने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ देख रहे हैं, नवपाषाण काल में। इसलिए सर गार्डन चार्ल्स बोल जाते हैं कि ये नवपाषाणिक क्रांति है। नवपाषाणिक क्रांति क्यों कहा, क्रांति से आशय क्या है, जब भी किसी व्यवस्था में मूल चूल परिवर्तन हो जाता है, यानी पूरी व्यवस्था ही चेंज हो जाए, तो उसको हम क्रांति कह जाते हैं। जैसे एक आंदोलन क्या है, आंदोलन किसी एक विशेष मुद्दे के लिए उठाया जाता है। यानी जैसे किसान आंदोलन, केवल एक ही मुद्दा है, आपकी मांगे पूरी हुई, आंदोलन खत्म हुआ। परंतु जब क्रांति की हम बात करते हैं, क्रांति से आशय होता है पूरी व्यवस्था का चेंज होना। यानी जिस देश में राजतंत्र है वहाँ लोकतंत्र हो जाए, पूरी व्यवस्था ही बदल गई है। तो जब भी पूरी व्यवस्था आपको बदलती मिलेगी उसी को हम क्रांति बोलेंगे। तो सर गार्डन चार्ल्स ने इसको क्रांति क्यों कहा, नवपाषाण काल को, क्योंकि आप खुद देखिए, एक मानव सुबह से उठ रहा है, शिकार कर रहा है, यावरी जीवन जी रहा है, कोई उसके जीवन में स्थायित्व वाली चीज़ नहीं है। अब मानव नवपाषाण काल में आता है तो वो कृषि कार्य करता है, पशुपालन चल ही रहा है, वो उसका झोपड़ी नुमा घर बन चुका है, उसको अनाजों के हमें यहाँ एविडेंस मिल रहे हैं। तो कहाँ एक घुमक्कड़ जीवन और कहाँ एक स्थायित्व जीवन, तो एक पूरी व्यवस्था क्या हुई, चेंज हुई। ठीक है ना, तो ये इसीलिए उन्होंने इसको क्या बोल दिया, क्रांति बोल दिया। बाकी चीज़ें हम फैक्ट्स के रूप में डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ हमें इसके एविडेंस मिले हैं, कौन कौन से औजारों और लक्षणों की भी हम बात करेंगे। जैसे आप लोग अभी तक जो वीडियो देखे होंगे तो आप बिल्कुल पहचानने में सामर्थ्य हैं। हम पूछते रहे हैं कि पशुपालन के प्रमाण हमें कहाँ मिले हैं, तो किस पीरियड की बात है, तो आप आसानी से टिक कर रहे हैं मध्य पाषाण काल की बात है। हम कह रहे हैं कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले, आप टिक कर रहे हैं नवपाषाण काल। तो आप लक्षण देखकर एक एक चीज़ आपको क्लियर हो रही है एमपी के दृष्टिकोण से। ठीक है ना, चलिए अब हम देखते हैं, लेक्चर को चालू करते हैं। पहला ही तथ्य हम लिखते हैं कि नवपाषाण जो शब्द है इसके जनक कौन है। ये जितना भी हम बोर्ड पर फैक्ट देते हैं वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए पहले लिखते हैं नवपाषाण नवपाषाण शब्द के जनक। इसके जनक कौन है, तो लिखते हैं पर नीचे, इसके जनक है सर
जॉन लुबाक, ठीक है। एक तथ्य हुआ। अब सर जॉन लुबाक के बारे में एक चीज और जाने आप, इन्होंने 1865 में एक पुस्तक या मैगजीन लिखी थी, पुस्तक लिखी, वो भी आप जाने, पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ये वो पुस्तक है, मैगजीन है, और वो किसने लिखी है? सर जॉन लुबाक ने। और इन्होंने ही नवपाषाण शब्द के जनक है। तो ये सब सारे तथ्य जो हम बोर्ड पर इंफॉर्मेशन देते हैं, यही आपको एग्जामों में आती है, ठीक है। तो पहला तथ्य आपने लिख लिया है। दूसरा एक और लिखें, जो भी हमने सर गार्डन चाइल्ड की बात की थी, उसके बारे में भी आप जानें। तो लिखेंगे सर गार्डन चाइल्ड, सर गार्डन चाइल्ड महोदय ने इसे दो चीजें बोला है। एक तो बोला है नवपाषाणिक क्रांति कहा उन्होंने, और दूसरा इन्होंने नवपाषाणिक संस्कृति कहा। संस्कृति क्यों कहा? क्योंकि अब उनमें आपको काफी चीजें देखने को मिलेगी। संस्कृति कहा तो संस्कृति की संज्ञा दी। तो इस तरीके के आपको तथ्य एग्जामों में संज्ञा दी आते रहते हैं कि नवपाषाणिक क्रांति किसने कहा, नवपाषाणिक संस्कृति की संज्ञा किसने दी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जे सर गार्डन चाइल्ड ने कहा है और शब्द के जनक सर जॉन लुबाक है। ये दो तथ्य आपने जाने। अब हम, क्योंकि बोर्ड पर हमें वो तथ्य देने होते हैं जो आपको नोट्स के रूप में जानने होते हैं, कंसेप्ट तो हम आपको बताते हैं बीच बीच में। अब हम एक चीज़ आपको यहाँ और स्पष्ट कर दें कि वैश्विक स्तर पर जो हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो 9000 BC के आसपास मिले हैं, परंतु भारतीय उपमहाद्वीप में जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो हमें 7000 BC के आसपास मिले हैं। तो ये क्या है ये भी आप जानें। प्रश्न किस तरीके से भी रह सकता है, तो लिखेंगे आप, इसको हम नोट में भी लिखा सकते हैं। आप जैसा हम बोर्ड पर कंटेंट दे रहे हैं उसी तरीके से आप नोट्स को बनाएं। इसके अलावा यदि आपको कोई और तथ्य मिलता है तो आप उसको ऐड करें। लिखेंगे वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर कृषि के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य 9000 BC के आसपास मिले, परंतु भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 BC में मिले। अभी नई खोज जो हुई है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में, लोहरा द्वीप में, वहाँ 8000 BC के हिसाब, उसको भी हम लास्ट में क्लियर करेंगे। ये आपने जाने। अब जो सबसे महत्वपूर्ण होता है हम इसके लक्षण देखेंगे। ये तो बेसिक था। नवपाषाण काल के जो बाशिंदे हैं या जो मानव है उनको आप कैसे पहचानेंगे, और मान लो इसी पर आपको 60 शब्दों में लिखने के लिए आता है तो आप किस तरीके से उसको लिखेंगे। तो आपको कुछ उसका भूमिका पता हो, उसके आपको फीचर्स पता हो, औजार पता हो, स्थल पता हो, तभी तो आप उसको सही से उस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। तो आप अगली सब हेडिंग डालें लक्षण। इसी को हम विशेषताएं कहते हैं, यानी नवपाषाण काल के जो मानव हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये नवपाषाण काल के। तो पहला क्या है, पहला तथ्य आप लिखेंगे कि सबसे, क्योंकि ये काल जाने के लिए जाता है, ये जाना जाता है कृषि के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले बात लिखेंगे आप, कृषि की क्या होती है, यहाँ शुरुआत होती है। तो आप पहला तथ्य लिखें कृषि की शुरुआत, कृषि की शुरुआत, ठीक है। दूसरा चीज है कृषि में आप जान ले कि पहली फसल कौन सी थी। पहली फसल जो इंसान ने उगाई थी
आपने यदि क्वेश्चन से प्रैक्टिस लगाते हो तो आपको जरूर ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलती है। पहली फसल थी जौ, और पहली यदि खाद्य फसल की बात कर ली जाए, पहली खाद्य फसल यानी खाने वाली, तो वो आपको याद रखना है गेहूं। ठीक, ये दो चीजें आपने यहां से जानी। अच्छा, एक तथ्य और आप यही जानेंगे स्पेशल में, एक प्रश्न आता है कि सबसे प्राचीन कृषक कौन है। तो नवपाषाण काल के वासंदे को ही हम सबसे प्राचीनतम कृषक कहते हैं। तो लिखेंगे नवपाषाण काल के वासंदे ही प्राचीनतम कृषक थे। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य लिखा रहे हैं आपको। कभी आपको जानकारी हो कि सबसे पुराना किसान कौन सा है, तो यही है। ठीक है, अगला देखें। अच्छा, लिखते समय मेंस में हो यार, आपको दिमाग में रखने के कैसे याद रखते हैं। देखिए, अब जब कृषि की बात कर रहे हैं तो अब मानव क्या करेगा, दूसरा उसका फीचर्स क्या होना चाहिए, वो अब स्थायी होगा। अभी तक मानव स्थायी नहीं, पशुपालन में भी उसको स्थायी की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक जगह का राशन पानी खत्म हुआ, आगे बढ़ गया, पर यहाँ तो उसको रुकना होगा एक कृषि की फसल निकालने के लिए। तो अगला तथ्य क्या होगा, स्थायी आवास। स्थायी आवास आया उसका। ठीक, अब स्थायी आवास हो गया, ये भी इसका एक फीचर्स हुआ। तीसरा लिखें आप इसमें, यहाँ के मानव को कुंभकारी का ज्ञान हो गया है, जिससे पहिए का आविष्कार भी यही होता है। तो प्रश्न आता है कि पहिए की खोज किस काल में हुई, तो नवपाषाण काल में हुई। तो अगला तथ्य लिखेंगे आप, कुंभकारी का ज्ञान। कुंभकारी का ज्ञान था। अब इसी से देखो, अब कुंभकारी जैसे आपके दिमाग में चीज आई तो अगला पॉइंट कैसे क्लिक करता है। कुंभकारी होगा तो सबसे जो खोज हुई है इस काल में, वो क्या हुई है, पहिए की खोज हुई है। ठीक है, तो अगला लिखेंगे, पहिए का आविष्कार हो गया। आविष्कार बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, फोर्थ पॉइंट। और पहला, अब पहिए का आविष्कार भी यहां हो गया। अब क्या किया, जब पहिए का आविष्कार हुआ, कुंभकारी का ज्ञान है, तो अब क्या करेगा, बहुत सारे वो उपकरण बनाना चालू कर देगा। तो अगला तथ्य लिखेंगे, उपकरणों का निर्माण करता है वो। अब मानते हैं मेंस में यदि प्रश्न आता है कि नवपाषाण काल की विशेषताएं लिखिए, आप सारे पॉइंट उठा के लिखें। तो लिखें, उपकरणों का निर्माण कर रहा है। क्या क्या कर रहा है, इसी के नीचे आप तीर बना के लिखें। अब वो मृदभांड बना रहा है, मृदभांड यानी मटके वगैरह बना रहा है। मृदभांड, वो अब अस्त्र शस्त्र बनाता अभी पत्थरों का ही है। ठीक है, वो आप हड्डियों से भी कुछ औजार बना रहा है। ठीक है ना, तो लिखेंगे आप, हड्डियों का भी वो क्या कर रहा है, हड्डियों से औजार बना रहा है। और क्या देखने को मिलेगा, अब वो जब रुक रहा है तो झोपड़ी नुमा घर भी बना रहा है। तो अगला लिखेंगे आप, झोपड़ी नुमा घर बना रहा है, यानी बस्ती के साक्ष्य भी हमें नवपाषाण काल में ही मिले हैं। अभी हम स्थलों की बात करेंगे जो एमपी में मिले हुए हैं। ठीक है ना, अब ये तो आपने 5 फैक्ट देखे ही हैं, और देखे आप, हम ऊपर लिखते हैं ताकि आपको लिखने में सुविधा हो। पशुपालन का विकास हो रहा है। अब सब विकास कैसे हो रहा है, विकास ऐसा हो रहा है कि संभवतः यहाँ का मानव अब पशुपालन का उपयोग या पशुओं का उपयोग संभवतः कृषि कार्यों में भी करने लगा है। तो लिखेंगे, पशु पालन का विकास हो रहा है। कैसा विकास, नीचे तीर बना के लिखेंगे, संभवतः कृषि कार्य में उपयोग कर रहा है। ठीक है, ये आपने लगभग मेजर 5 लक्षण तो आपने जाने ही हैं। हड्डी के उपकरण भी वो बना ही रहा है, और पशुपालन का विकास भी है, निर्माण भी हो रहा है, पहिए का स्थायी जीवन। तो ये आपके
कुछ 6 हो गया है, ये कुछ जो इंपॉर्टेंट उसके लक्षण हैं, विशेषताएं, वो आपने यहाँ जाने। अब अगला हम यहाँ देखते हैं औजार, क्योंकि आपने जैसे ही हम पढ़ा रहे हैं इस पैटर्न में आप यही सारी चीजें देख रहे हैं, हम औजार भी बताते हैं और पत्थरों की बात भी करते हैं। तो यहाँ मानव, आपने देखा मध्य पाषाण काल में औजारों कैसे चल रहा था, वहाँ छोटे जानवरों का शिकार ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए उसको हमने माइक्रोलिथिक पीरियड ही बोला, और छोटे औजार चल रहे थे, त्रिभुजा, समलंब, नवचंद्राकार, यानी फेंक के मारने वाले, तीर कमान, इस टाइप के। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कुल्हाड़ी का उपयोग कर रहा है मानव, यानी पत्थर से निर्मित कुल्हाड़ियाँ बना रहा है, वो भी चिकनाई पत्थर का उपयोग कर रहा है, तो वो भी आप यहाँ जाने। यानी ये छोटे छोटे वीडियो बनाने का आशय ही है कि आप इन सारे कंसेप्ट को क्लियर करें पहले, फिर आप उसको लिखने में सक्षम होते हैं। तो अगला सब हेडिंग हो गई औजार। औजार में हमने भी क्या बताया, चिकनाई पत्थरों का प्रयोग करने लगा है। चिकनाई मतलब चिकनाई पत्थरों का उपयोग या प्रयोग करने लगा, प्रयोग करने लगा है। और उसमें भी क्या देखने को मिल रहा है, हमें मेन उसमें हमें कुल्हाड़ियां देखने को मिल रही है। तो लिखेंगे विशेष रूप से, अब यहाँ तांबे की या लोहे की कुल्हाड़ियां नहीं है, लोग कैसी कुल्हाड़ियां है, पत्थरों की कुल्हाड़ी। तो विशेष रूप से पत्थरों की कुल्हाड़ियों का उपयोग कर रहा है। अब एक चीज और आप यहां जान ले कि जो चिकनाई हो रही है, किस तरीके से ये पत्थर को चिकना कर रहे होंगे कुल्हाड़ी के रूप में, जान ले आप, कुछ स्टेप्स के रूप में जान ले। मान लो पहली स्टेप होगी, तो पहले क्या करते हैं, बड़े पत्थर को तोड़कर फलक बनाते हैं। तो क्या करेंगे, कोई बड़ी चट्टान ली उन्होंने, बड़ी चट्टानें ली, पहला स्टेप हुआ। फिर क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में फलके निकालेंगे, उनकी फलके निकालेंगे। फलके निकालने के बाद तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, जो ऊबड़ खाबड़ वाला हिस्सा है उसको अलग करेंगे, ऊबड़ खाबड़ हिस्से को अलग करते हैं वो लोग। अब चिकनाई कैसे आएगी, चौथी स्टेप आप ध्यान रखेंगे, जानवरों की खाल से तो तेल निकालते हैं, जानवरों की खाल से तेल निकाल कर पत्थरों पर पॉलिश करते हैं या उसको मलते हैं, पॉलिश करते हैं, तब जाके वो कुल्हाड़ियाँ कैसी होती हैं, चिकनाई होती हैं। ठीक है, अब आपने औजार जान लिए। यहाँ मतलब आपको मेजरली औजारों का जो ध्यान रखना है वो यही रखना है कि यहाँ कुल्हाड़ियों का उपयोग हुआ है, वो भी चिकनाई पत्थरों का। अब जो अगला स्टेप होता है हमारा सेशन को करने का, कि अब मध्य प्रदेश में हमें सबूत कहाँ मिले हैं, यानी मध्य प्रदेश में हमें कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण काल के, उनको ही देखते हैं हम। यहाँ जब हम इंडियन हिस्ट्री देखते हैं तो वहाँ हम भारत के स्तर पर देखते हैं कि कहाँ कहाँ नवपाषाण काल के हमें एविडेंस मिले हैं। तो यहाँ हम एमपी भर की बात करते हैं, तो अगली सब हेडिंग डाल लें, मध्य प्रदेश के स्थल। अगली सब हेडिंग रखें आप, मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल किसके, आपके नवपाषाण काल के। तो पहला ही स्थल देखें आप, हटा है संग्रामपुर में, संग्रामपुर घाटी है, दमोह में पड़ती है, तो वहां हमें एविडेंस मिले। तो लिखेंगे आप हटा संग्रामपुर घाटी, और ये कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दमोह में। तो पहले हमें एविडेंस कहाँ मिल गए, संग्रामपुर घाटी में। और ये मिले हैं जो हमें वो 18
66 में मिले हैं। ठीक है, अब दूसरा जो हमें एविडेंस मिला है वो मिला है हमें पचमढ़ी से, मामा भांजय शैलाश्रय। अभी शैलाश्रय भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे आपको इसके बाद। मामा भांजा शैलाश्रय और कहाँ है ये है आपका पचमढ़ी। पचमढ़ी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? होशंगाबाद। आपको पता चल गया है, लिख लेंगे आप होशंगाबाद। तीसरा एविडेंस जो मिला है हमें जबलपुर से मिला है, तो लिखेंगे जबलपुर के 2-3 जगह मिला है। एक तो भेड़ा घाट में मिले हैं हमें, ठीक है, भेड़ा घाट संगमरमर के लिए फेमस है। दूसरा लिखेंगे आप लमेटा घाट। लमेटा घाट, लमेटा घाट कई के लिए जाना जाता है, ये आप कमेंट में लिखें। लमेटा घाट को आप बताएं हमें कि ये किस लिए फेमस है लमेटा घाट। अगला जो तथ्य है आपका लमेटा घाट के बाद एक है तिलवाड़ा घाट। तिलवाड़ा घाट, तिलवाड़ा घाट तो आपको पता ही होगा, यहाँ महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। तो जबलपुर में हमें ये 3 आपको ध्यान रखना है, भेड़ा घाट, भेड़ा घाट के बाद आपको ध्यान रखना है लमेटा घाट और तिलवाड़ा घाट। चौथा, भोपाल में भी हमें इसके एविडेंस मिले हैं, तो भोपाल में कुछ जगहों लिख लें आप। भोपाल में हमें एक तो मनु भावन टेकरी है, मनु टेकरी है। दूसरी नेवरी पहाड़ी है, श्यामला हिल्स है और बैरागढ़। यहाँ हमें क्या मिले हैं? नवपाषाण काल के एविडेंस प्राप्त हुए हैं। अब हम थोड़ा सा भारतीय ज्योग्राफी, भारतीय इतिहास का पोर्शन है कि सबसे पहले प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ मिले। पुराने खोजों के अनुसार तो मेहरगढ़ को टिक करते हैं। नई खोजों के अनुसार यदि पूछे, क्योंकि यूपीएससी वगैरह ने पूछा है, तो उसको हम लोहरादेव टिक करते हैं। और सबसे पहले हमें चावल की भूसी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो इलाहाबाद की कुर्डी हवा में मिले हैं। तो इन 3 फैक्ट्स को आप लिख लें ताकि आपको थोड़ा सा समझ बनी रहे। जबकि यहाँ एमपी का पोर्शन तो यहीं तक था, फिर लिख लें आप, विशेष में लिख लें ताकि आपको कुछ, जब आप भारतीय इतिहास जब तक नहीं पढ़े तो आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट रहे। इसको चाहे विशेष डाल लें, चाहे आप अन्य तथ्य में हेडिंग डाल लें, है इसी के संदर्भ में, पर एमपी के संदर्भ में उसको नहीं हम पढ़ते। अन्य तथ्य क्या है? देखो, कृषि के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान वाला हिस्सा है। तो लिखेंगे आप पहली वो जगह मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये यहाँ ये कई के लिए जाना जाता है मेहरगढ़, तो उसके बारे में आप लिखें यहाँ। ये 7000 बीसी में प्रथम कृषि के साक्ष्य मिले थे। 7000 बीसी में प्रथम कृषि के साक्ष्य मिले, ठीक है। और यहाँ लिख लेंगे पुरानी खोजों के अनुसार, पुरानी खोजों के अनुसार, क्योंकि नए खोजों में तो डेटा बदल गया है, ठीक है। और क्या मेहरगढ़ जाना जाता है? तो यहाँ इसको रोटी की टोकरी भी कहते हैं, ठीक है। तो अगला तथ्य लिखेंगे आप रोटी की टोकरी। जब आप विश्व भूगोल पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें वहां पढ़ाई भी जाती है। तो रोटी की टोकरी, क्योंकि टॉपिक यहाँ आ गया है तो आप उसके बारे में जानें। भैंस का पालन, यानी भैंस पालन का भी सबसे पहला हमें यहाँ एविडेंस मिले हैं। तो यहाँ भैंस पालन के लिए भी ये जाना जाता है। और इसकी खोज किसने की है? तो खोज भी आप लिख लें, जे फ्रांसीसी भी लिखा होता है कई जगह, और कई जगह लिखा होता है फ्रांसोयो। तो देख लेना जिस तरीके से। तो मेहरगढ़ के बारे में आपको इतना चीज़ जाननी थी।
अब जो वो नई खोज के अनुसार डेटा बदला है वो हम लिखाना चाह रहे थे आपको। वो जगह है लहोरा देव। लहोरा देव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है संत कबीर नगर, राज्य है यूपी। यहाँ जो लहोरा देव है, क्या फर्क पड़ गया है, क्योंकि यहाँ 7000 BC में खोज मिली थी और ये 1000 पहले और पता चल गया है। 1000 BC में क्या हुआ है? कृषि के क्या मिले हमें? साक्ष्य मिले हैं। कृषि एवं चावल के साक्ष्य मिले हैं। कृषि एवं चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। और इसको हम क्यों ध्यान रखेंगे? तो इसको ध्यान रखेंगे नए खोजों के अनुसार। तो ये डेटा बदलता है इतिहास में बार बार, नए खोजों के अनुसार, और यूपीएससी ने इसको पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये ध्यान रखना है। जब भी नए खोजों के अनुसार लोहरा देव ऑप्शन में हो तो आप लोहरा देव ही क्या करेंगे? टिक करेंगे। एक गोल्डी हवा है, इलाहाबाद यूपी में है, जो 6500 BC में है। चावल की भूसी या चावल के साक्ष्य मिले हैं। अब आपने आज नवपाषाण काल को स्पष्ट किया है। अगला जो टॉपिक रहेगा, जो कुछ आपके खोजकर्ता हैं, HD सांकलिया है, विष्णु बाकड़कर साहब है, इनको हम बताएंगे कि किन लोगों ने किस नदी घाटी पर काम किया है, और इस तरीके से बताएंगे। बड़ा छोटा सा होगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो, ताकि उन पर 2 नंबर पर लिखने के लिए क्वेश्चन आता है तो आप उनके बारे में थोड़ा सा जान पाएँ। इसके बाद हम मध्य प्रदेश में कुछ शैलाश्रय हैं, उसको एक वीडियो में कराएंगे, और शैलाश्रय कराने के बाद हम देखेंगे तांबा, जो मानव पहली धातु का उपयोग करता है वो तांबा, यानी हम ताम्र पाषाण काल, यानी मानव अब पत्थर के अलावा तांबे का भी उपयोग करना प्रारंभ कर देगा। तो हम ताम्र पाषाण काल को देखेंगे। इस तरीके से हम धीरे धीरे प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट करेंगे। फिर हम, आप मेंस का टॉपिक आप याद ध्यान रखिए कि इकाई 2 हम चल रहे हैं, तो वो क्या पहला पॉइंट क्या है वहाँ था? प्रागैतिहासिक काल, उसी को भी हम कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा यहाँ से हुआ नहीं है। और जब प्रागैतिहासिक काल होगा फिर उसका आदि ऐतिहासिक काल देखेंगे MP के संदर्भ में, ठीक है। तो अगला वीडियो हमारा आएगा, कुछ पुरातत्वविद हैं जो उन्होंने नदी घाटियों पर काम किया है MP के संदर्भ में। तो अगली क्लास का इंतजार कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।